नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पाठ 17 वाक्य। तो आइए देखते हैं ये पाठ हमें क्या सिखाने जा रहा है। पढ़ो और समझो। यहाँ पर माँ और पुत्र में वार्तालाप हो रहा है। इस वार्तालाप के द्वारा ही हम वाक्यों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मोहन, अरे, रे, ओह। माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे? तो ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे अपना पेट वो दबाता है। ऊपर हो रही बातचीत में एक दो शब्दों वाले वाक्य भी हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ दे रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे, जिसका अर्थ है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। जो शब्द होते हैं, जो वर्णों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, और जब शब्द वाक्य में बदले जाते हैं, अर्थात उनका प्रयोग जब हम किसी भी वाक्य में करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगर पदों में नहीं है तो वो खाली शब्द हैं, लेकिन जब वे शब्द ही वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। जिस शब्द समूह का अर्थ ठीक तरह से समझ में आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य। अर्थात जिन शब्द समूहों का अर्थ सार्थक होता है, अर्थात अर्थ समझ में आता है कि सामने वाला क्या कह रहा है या हम क्या कह रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रंजना सितार बजा रही है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, दोनों चिड़ियां वहां फिरना दिखाई दी। ग्रामीण लोग बहुत सरल तथा परिश्रमी होते हैं। अब वाक्यों में मोटे छपे शब्द कर्ता और कर्ता के विशेषण हैं। अर्थात जितने भी ये मोटे शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्ता हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्ता के विशेषण हैं, यानी कि हमारे जो कार्य करने वाले हैं या जो संज्ञा है उसके विशेषण हैं। तथा अन्य शब्द कर्म, क्रिया आदि हैं। और उसके अलावा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कर्म है, क्रिया है। ये सब शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं वो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य का पहला अंग जो है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अर्थात वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। मैं अगर आपसे कोई बात कह रही हूँ तो मैं वाक्य का उद्देश्य हूँ। केवल मेरा नाम या मैं केवल, चाहे वो संज्ञा शब्द है चाहे वो सर्वनाम शब्द है, वह वाक्य का उद्देश्य कहलाया जाता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अर्थात कर्ता का विशेषण, कर्ता कौन है? छोटू, और उनके विशेषण कौन है? के पापा। अर्थात छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। ये छोटू के पापा जो पूरा शब्द है वो क्या है? उद्देश्य। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक क्या है? संज्ञा शब्द है, तो वो क्या हो गया? उद्देश्य। अर्थात वाक्य में जिसके विषय में कोई भी बात कही जा रही है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है वो उद्देश्य कहलाता है। अब आते हैं हम विधेय पर। उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय के अंतर्गत आता है। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कर्ता के विषय में जो कोई भी बात कही जा रही है वो क्या कहलाता है? विधेय। जैसे नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अब उद्देश्य क्या है? नेहरू जी को। और बाकी का बचा हुआ जो वाक्य है बहुत प्रेम था, वो कहलाता है विधेय। तुम बाजार से फल ले आओ। तुम क्या हो गया? ये वाक्य का उद्देश्य हो गया। और बाजार से फल ले आओ ये वाक्य का विधेय हो गया। सरपंच के लड़के ने एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। सरपंच के लड़के ने, अर्थात जो वाक्य का कर्ता है वो है सरपंच का लड़का, इसलिए वो हो गया उद्देश्य। एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, ये वाक्य का विधेय पार्ट हो गया। संजना की छोटी बहन रचना गेंद से खेल रही है। तो संजना ये भी करता है और छोटी बहन ये भी करता है। तो संजना की छोटी बहन गेंद से खेल रही है, तो संजना की छोटी बहन पूरा ये आ गया उद्देश्य, और गेंद से खेल रही है ये आ गया विधेय। अब देखते हैं हम वाक्य के भेद। ये तो थे हमारे वाक्य के अंग। तो बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वाक्य के अंग कौन से होते हैं और वाक्य के भेद कौन से होते हैं। वाक्य के केवल दो ही
अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य है हमारा सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो गए, रचना फल खरीदने बाजार गई। तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जब जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे शालू बीमार थी इसलिए स्कूल न जा सकी। अब शालू बीमार थी, स्कूल न जा सकी, दोनों वाक्य अलग अलग है, समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन समुच्चय बोधक शब्द द्वारा हमने इसे जोड़ा है। क्यों नहीं गई वो स्कूल? शालू बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई, तो इसलिए शब्द द्वारा हमने इन दोनों वाक्यों को पूर्णता दी है। चाचा जी ने मजदूर को बुलाया परंतु वह नहीं आया। चाचा जी ने मजदूर को बुलाया, वह नहीं आया। इससे के द्वारा भी हमें वाक्य की पूरी जानकारी मिल रही है, लेकिन जो एक वाक्य की खूबसूरती होती है, एक सुंदरता होती है, वो इसमें नहीं झलक रही है। लेकिन जब हमने परंतु शब्द यानी कि समुच्चय बोधक शब्द लगाया तो इसमें बिल्कुल क्लियरिटी आ गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया कि पूरा वाक्य एकदम से हमें समझ में आ गया। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य आश्रित या गौड़ होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है। अब इसमें एक प्रधान वाक्य है, जो मधुर बोलता है, आगे का वाक्य उस वाक्य के ऊपर आश्रित है। अर्थात जो मधुर बोलता है उसके आगे का क्या है, वह सबका प्रिय होता है। यानी कि एक वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य गौड़ है, लेकिन दोनों ही वाक्य अपने आप में एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे ही रवि आया हम खेलने चले गए। जैसे ही रवि आया हम खेलने चले गए, ये दो वाक्य जो है, दूसरा वाक्य गौड़ है और ये एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। अब देखते हैं आगे अर्थ के आधार पर। ये तो थे हमारे रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। तो सबसे पहला है हमारा विधानवाचक। जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में पढ़ते हैं सूरज पूरब से निकलता है, तो ये सिंपल वाक्य हैं, बिल्कुल साधारण वाक्य हैं, इनसे किसी भी कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विधानवाचक। दूसरा है निषेध वाक्य। निषेधवाचक में बेटा वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं, मत, ना, यानी कि जिसमें हम मना करने के अर्थ में होते हैं, यानी कि जो कार्य को नहीं के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ईशांत बल्लेबाजी नहीं कर सकता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर नहीं शब्द जो आ रहे हैं ये निषेधात्मकता को प्रकट कर रहे हैं। इनके और शब्द हैं ना, मत, इन शब्दों का प्रयोग भी इन वाक्यों में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके कक्षा अध्यापक कौन हैं, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका घर किस ओर है, आपके पिताजी का क्या नाम है। तो जहाँ पर भी हमने प्रश्न पूछे हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। अब आते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का जो बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, दीर्घायु हो, है ना। तो ये सारे शब्द, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे हमारे आशीर्वाद और इच्छा या शुभकामना का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बरसात ना हुई तो मैं समय से पहुंच जाऊंगा। अब
एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर, यानी कि यदि बरसात ना हुई तो मैं समय से पहुंच जाऊंगा। दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है कि अगर नहीं हुई बरसात तो मैं पहुंच जाऊंगा। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, अर्थात परिश्रम करोगे ये एक क्रिया हो गई, दूसरी अवश्य सफल होंगे ये दूसरी क्रिया हो गई। तो दो जो दूसरी क्रिया है एक क्रिया पर निर्भर होती है। अब आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह या शक, शंका प्रकट होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह घर पहुंच गया होगा। अब यहाँ पर संदेह है कि वो चला तो गया था लेकिन अभी पहुंचा है या नहीं। अब तक तो सचिन घर पहुंच गया होगा, यहाँ पर भी वही संदेह है कि वो पहुंचा होगा या नहीं। शायद कल मेरी दादी जी आएंगी, तो शायद अर्थात यहाँ पर अभी शक है, संदेह है कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। नंबर 7 पर देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी कल बसंत पुस्तक लेकर आएं, आज्ञा दे रहे हैं, आइए मैडम अंदर आइए, हम आज्ञा दे रहे हैं। जाइए क्लास से बाहर जाइए, हम आज्ञा दे रहे हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, हम आज्ञा दे रहे हैं। तो जहाँ पर आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। अब आता है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, भय, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर मूर्ति है ना, छी कितना गंदा लेख है। तो ये हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए दोहराते हैं इसमें हम क्या समझ चुके हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक। आइए अब देखते हैं यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमने इस पाठ में क्या सीखा। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नाम बताओ। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों के नाम बताओ। ये वाला प्रश्न आप स्वयं करेंगे कि अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद होते हैं, उन 8 वाक्यों को जो भेद हैं उनके नाम आपको स्वयं लिखना होगा। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब देखते हैं लिखित कार्य में हमसे रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमसे क्या पूर्ति कराई जा रही है। ध्यान पूर्वक देखते हैं और इनको पूर्ण करते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। आप किससे मिलने आए हैं? तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। दिए गए शब्द समूह से सार्थक वाक्य बनाओ। यहाँ पर हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उसमें शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया है, आगे पीछे कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको शुरू के 2 वाक्य स्वयं बताऊंगी, उसके बाद के आपको वाक्य खुद करने होंगे। पहला वाक्य है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के राष्ट्रपति प्रथम। अब शब्द वही हैं लेकिन आगे पीछे हो गए हैं। अब हमें इन्हें सार्थक रूप देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा वाक्य हमारा सका ताजमहल आगरा में गया देख किंतु नहीं। आगरा गया किंतु ताजमहल नहीं देख सका। आगरा गया किंतु ताजमहल देख नहीं सका। तो ये 2 वाक्य मैंने आपको बताए हैं। बाकी के वाक्यों को आपको खुद ही ठीक प्रकार से लिख करके सार्थक वाक्य का रूप देना है।
अगला है हमारा अभ्यास, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छांटकर अलग अलग लिखो। यहाँ पर मैं आपको उद्देश्य छांट करके 2 वाक्यों में बताती हूँ और वो आप आगे के स्वयं करेंगे। रीना की माताजी स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। तो रीना की माताजी, यहाँ पर रीना की माताजी जो है वो उद्देश्य है और बाकी का जो बचा हुआ वाक्य है वह क्या है, स्वादिष्ट पकवान बनाती है, ये हो गया हमारा विधेय। सुप्रिया खेल रही है, तो सुप्रिया हमारा उद्देश्य है और खेल रही है वो हमारा विधेय है। काश दादाजी यहाँ होते, तो ये हमारा हो गया काश दादाजी, और यहाँ होते ये हो गया हमारा विधेय। तो ये मैंने आपको 3 वाक्य बताए हैं, बाकी के 3 वाक्य आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलो। तो यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से मैं आप कुछ वाक्य स्वयं करके दिखाती हूँ, बाकी के वाक्य आप स्वयं बनाने का अभ्यास कीजिएगा। हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए। हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, तुम नहीं आए। इसमें से किंतु शब्द यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे तुम नहीं आए। दूसरा वाक्य है राम खेलकर पढ़ने चला गया। राम खेलकर पढ़ने चला गया। अब हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो इसका वाक्य होगा राम खेला और पढ़ने चला गया। तो मैंने आपको ये 2 वाक्य बताए हैं, आगे के वाक्यों को आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं हम अगले अभ्यास पर। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर भेद बताओ। कृपया इधर मत बैठो, ये कुछ वाक्य दिए। यहाँ देखते हैं हम, हमारा चौथा अभ्यास है दिए गए वाक्यों को कोष्ठक में निर्देशानुसार बदलिए। तो पहला वाक्य, हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए, इसे हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, तुम नहीं आए। तो की के बाद हमें कॉमा लगाना है और किंतु यहाँ से हमें हटा देना है, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। राम खेलकर पढ़ने चला गया, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। राम खेला और पढ़ने चला गया। तो ये मैंने आपको 2 वाक्य पुनः बताए हैं, आप इनको ध्यान पूर्वक कीजिएगा, बाकी वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर भेद बताओ। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं इन वाक्यों में 2-3 वाक्यों में आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें इनका भेद देखना है, और यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए गए हैं, उसमें आपको वो लिखने हैं। तो पहला वाक्य, कृपया इधर मत बैठो। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है मत बैठो, यानी कि मना करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारा निषेध वाचक। भगवान तुम्हारा भला करे, ये हो गया हमारा इच्छावाचक, हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। पौधों में पानी लगाओ, पौधों में पानी लगाओ अर्थात आज्ञावाचक। ये हमारे कुछ वाक्य थे। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी हैं। क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो, तो ये क्या प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। आगे के वाक्य आप स्वयं बनाइए, बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ फिर से मैं उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आभार।